नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी मणिपुर में पीएम मोदी के दौरे पर हुए विरोध की, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के जवाब की, जानेंगे जेपी नड्डा पर उठे सवाल का तेजस्वी ने दिया क्या जवाब, बिहार में सीट बंटवारे से पहले क्यों बीजेपी और जेडीयू नेताओं में हुई हाथापाई, देखेंगे रामभद्राचार्य को मायावती ने क्यों दी नसीहत, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। वक्फ संशोधन कानून पर 15 सितंबर को अंतरिम फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। 22 मई को सुनवाई पूरी कर सुरक्षित रखा गया था फैसला। 8 अप्रैल से देश में प्रभावी है कानून। आप एमएलए महराज की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी और गृह मंत्री से की बात। महराज पर लगा पीएसए वापस लेने की मांग। जल्द से जल्द हो जमानत और अग्रिम जमानत की याचिकाओं का निपटारा। सुप्रीम कोर्ट का अदालतों को निर्देश, 6 महीने की दी डेडलाइन। नेपाल की सत्ता संभालते ही एक्शन में सुशीला कार्के। पूर्व पीएम केपी ओली के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। जघन्य अपराध के आरोप में उठी जांच की मांग। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता राहुल आंजना की कार से 5 करोड़ के ड्रग्स बरामद होने का मामला। कांग्रेस ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा ड्रग्स कनेक्शन जहां बीजेपी का नेता वहां। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मणिपुर करीब 2.5 साल से अशांत बना हुआ है। पूरा राज्य हिंसा की चपेट में है। हजारों लोग अपने ही राज्य में शरणार्थी बन गए हैं, लेकिन पीएम मोदी की जुबान पर मणिपुर का नाम तक नहीं आ रहा था। लेकिन अब विपक्ष के दबाव में पीएम मणिपुर जाने को मजबूर हो गए तो मणिपुर की जनता भड़क उठी। मणिपुर में पीएम के विरोध को लेकर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पीएम मोदी मणिपुर पहुंचे उससे पहले ही उनका विरोध शुरू हो गया। जनता ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पूरा सोशल मीडिया इस विरोध की वीडियो से भरा हुआ है। हालांकि मीडिया ये दिखाने में लगा रहा कि पीएम का जबरदस्त स्वागत हुआ, लोगों का खूब प्यार मिला, लेकिन मणिपुर से सामने आए वीडियो ने सच सामने लाकर रख दिया, क्योंकि पीएम के स्वागत में लगे पोस्टर्स तक फाड़ दिए गए। जिस सड़क से पीएम का काफिला गुजरा वो सड़कें सूनी पड़ी थी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पीएम मोदी का रोड शो निकल रहा है और सड़क पर बहुत ही कम संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि लोग विरोध न करें, इसके लिए पैसे तक बांटे गए। जनता पूछ रही है कि 2.5 साल तक चुप्पी क्यों साधे रखी थी। मणिपुरी महिलाओं के सबसे बड़े समूह ने तो नरेंद्र मोदी वापस जाओ का नारा तक दे दिया और यात्रा का विरोध किया। कुकी समुदाय का कहना है कि ये याद रखा जाए कि ये यात्रा सैकड़ों जाने के बाद हो रही है, तो ये खुशी का वक्त तो हरगिज नहीं है। इससे पहले खबर ये भी आई थी कि जिस तरह से मोदी के स्वागत की तैयारियां की जा रही थी, उससे भी वहां की जनता का गुस्सा भड़का। कुकी जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कई संगठनों ने पीएम मोदी के स्वागत समारोह में नृत्य कार्यक्रम रखने का विरोध किया। बता दें कि पीएम मोदी मणिपुर के लोगों को 85 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात के तौर पर कई परियोजनाएं देने पहुंचे थे, जहां जाकर उन्होंने कहा कि मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं आपके साथ हूं, भारत सरकार आपके साथ है। लेकिन जनता ने पीएम के दौरे का विरोध कर बता दिया कि वो इससे खुश नहीं होने वाली। पीएम का ये दौरा विपक्ष के दबाव का नतीजा माना जा रहा है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में ये मामला उठना तय है। ऐसे में पीएम मणिपुर के दौरे पर तो पहुंच गए, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो अभी भी पीएम का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, और वो सवाल हैं वोट चोरी के। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच गया है, जहां चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर किया है। तो क्या कहा चुनाव आयोग ने, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग एसआईआर को पूरे देश में लागू करने की तैयारी में है और अब उसने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने बिहार को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए प्रारंभिक कदम उठाने के लिए पत्र जारी किया है। राष्ट्रव्यापी एसआईआर के लिए 1 जून 2026 की तारीख तय की गई है। ईसीआई ने कहा कि हमने अलग अलग राज्यों में एसआईआर लागू करने का फैसला किया है और बिहार को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूचियों के एसआईआर के लिए तुरंत पूर्व संशोधन गतिविधियां शुरू करने के लिए पत्र जारी किया गया है। इन कदमों के समन्वय के लिए हमने 10 सितंबर को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का सम्मेलन भी आयोजित किया। जैसा आप जानते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से 1 अक्टूबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है और 1 जून 2026 तक इसे खत्म किया जाएगा। और इस बीच पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष तो कहता आ रहा है कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के जरिए वोटों में धांधली कर रहा है, जिसके खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोला हुआ है। ऐसे में विपक्ष के विरोध के बीच चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को पूरे देश में लागू कर पाता है या नहीं, ये देखना होगा।
चुनाव आयोग अब पूरे देश में एसआईआर कराने की तैयारी में है और बिहार से वो सबक लेने की बात भी कर रहा है, क्योंकि बिहार में ये प्रक्रिया अब पूरी होने वाली है। 3 सप्ताह में बिहार में चुनावों का ऐलान भी हो जाएगा, जिसके चलते राज्य में बीजेपी नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बिहार पहुंच रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी खुद की कुर्सी ही संकट में है। ऐसे में जब तेजस्वी यादव से जेपी नड्डा के दौरे को लेकर सवाल किया गया तो क्या कहा तेजस्वी ने, देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनावी सरगर्मियों को लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। इसी कड़ी में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार दौरे पर पहुंचे, जिसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में जेपी नड्डा को कोई नहीं जानता है। जेपी नड्डा जी बताए कि अब तक भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा? देरी क्यों हो रही है? अरे बिना गाली दिए हुए आरजेडी को, लालू जी को, हम लोगों को, इन लोगों का बाजार थोड़ी चलने वाला है। अब बिहार के 1% लोग भी जेपी नड्डा को नहीं जानते। तेजस्वी के इस बयान के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। जैसा आप जानते हैं कि बीते दिन भी तेजस्वी ने बीजेपी नेताओं के बिहार दौरे को लेकर हमला बोलते हुए कहा था कि मोदी और शाह बिहार की चिंता केवल चुनाव के समय ही करते हैं। जब वोट लेने का समय आता है तो बार बार बिहार का दौरा किया जाता है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है ये नेता बिहार को भूल जाते हैं। 15 तारीख को आ रहे हैं तेजस्वी जी, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं 15 तारीख को, अमित शाह भी आ रहे हैं, जेपी नड्डा लगातार बिहार। अरे क्यों नहीं आएंगे? चुनाव के बाद नहीं आएंगे? चुनाव है तो आएंगे। चुनाव तक जुमला बोलेंगे, चुनाव के बाद बिहार को भूल जाएंगे। यही काम है उन लोगों का। तेजस्वी के इन तमाम बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है और बीजेपी की बेचैनी बढ़ गई है। तेजस्वी ने नड्डा को बड़ा नेता ही मानने से इनकार कर दिया। तेजस्वी के तेवर बता रहे हैं कि अब बिहार में बड़ा बदलाव होने वाला है। वैसे इसके संकेत भी मिल रहे हैं, क्योंकि एनडीए के मंत्रियों का घेराव हो रहा है। बीजेपी और जेडीयू के बीच की दूरियां बढ़ती दिख रही हैं। दोनों दलों की लड़ाई अब खुले मंच पर दिखने लगी है, देखिए रिपोर्ट में। बिहार में एनडीए के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 1 महीने में मंत्रियों के खिलाफ जनता की नाराजगी और गठबंधन के भीतर बढ़ती कलह ने राज्य में एनडीए की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को सहरसा में सफाई कर्मचारियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने वेतन और प्रमोशन की मांगों को लेकर न सिर्फ उनका रास्ता रोका, बल्कि उनकी कार के आगे लेट गए। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 27 अगस्त को नालंदा में भी ग्रामीणों ने उन्हें और हिलसा विधायक को लाठी डंडे लेकर दौड़ाया था, जिससे उन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। इन घटनाओं के अलावा 25 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी पर भी पटना में पथराव हुआ था। ये हमले सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि एनडीए सरकार के खिलाफ जनता के बढ़ते गुस्से को भी दिखाते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर ये गुस्सा इसी तरह बढ़ता रहा तो नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जेडीयू को बीजेपी के साथ गठबंधन से हो रहे संभावित नुकसान को देखते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी से दूरी बना लें तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। मंत्रियों के विरोध के साथ साथ एनडीए गठबंधन के भीतर भी तनाव बढ़ रहा है। जमुई के चकाई विधानसभा में हुए एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में उस वक्त हंगामा हो गया जब मंत्री सुमित कुमार सिंह और पूर्व एमएलसी संजय प्रसाद आपस में भिड़ गए। उनके समर्थक भी मंच पर उलझ पड़े। स्थिति इतनी खराब हो गई कि केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को मंच छोड़कर जाना पड़ा। इस घटना से एनडीए गठबंधन की अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। ये दोनों घटनाएं दिखाती हैं कि बिहार में एनडीए की स्थिति कमजोर हो रही है। ये सब कहीं ना कहीं जनता के बीच बढ़ती नाराजगी और नेताओं के बीच सामंजस्य की कमी को उजागर करता है, जो आने वाले चुनावों में एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। इस बार बिहार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। राज्य की सत्ता उसके हाथ से फिसलती जा रही है, तो बीजेपी के लिए पार्टी अध्यक्ष का चुनाव भी बड़ी चुनौती बन गया है। आरएसएस की हरी झंडी नहीं मिलने के चलते ये चुनाव 2.5 साल से लगातार टल रहा है, लेकिन अब बीजेपी और संघ में सहमति बनती दिख रही है। तो किसके नाम पर लग सकती है मोहर, देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पार्टी और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच बरकरार खींचतान खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दोनों ही खेमों में अध्यक्ष पद के लिए अपनी पसंद के नाम पर जोर दिया जा रहा है, जिससे आम सहमति नहीं बन पा रही है। इस तनातनी ने अटकलों को और तेज कर दिया है कि बीजेपी और संघ के बीच रिश्ते पहले की तरह सामान्य नहीं रहे। संघ चाहता है कि पार्टी की कमान किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो संगठन की विचारधारा और कार्य प्रणाली से गहराई से जुड़ा हो।
ताकि पार्टी में संघ का प्रभाव बना रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की प्राथमिकता किसी ऐसे नेता को चुनने की है जो पार्टी को आगामी चुनावों में मजबूत कर सके और सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ा सके। इस मतभेद का असर दोनों पक्षों के बयानों में भी साफ देखने को मिला है। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रियाओं ने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि दोनों की तरफ से रिश्तों को सामान्य दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है, फिर भी पर्दे के पीछे की खींचतान जारी है। अध्यक्ष पद की दौड़ में कई नाम सामने आए हैं, लेकिन किसी पर भी एक राय नहीं बन पाई। शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेताओं के नाम पर चर्चा चल रही है, लेकिन संघ और पार्टी दोनों ही अपने अपने उम्मीदवार को लेकर अड़े हैं। इनके अलावा मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नाम भी दौड़ में शामिल है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या पार्टी और संघ के बीच की खाई भर पाती है या फिर दोनों में से कोई एक पक्ष अपने रुख पर कायम रहता है। आरएसएस के सामने अब बीजेपी पूरी तरह से झुकती दिख रही है, तो बाबा साहेब पर टिप्पणी करने के चलते धर्मगुरु रामभद्राचार्य मुश्किल में घिरते दिख रहे हैं। बीएसपी चीफ मायावती ने रामभद्राचार्य को बाबा साहेब पर कुछ भी बोलने से पहले विचार करने की नसीहत दे डाली है। तो क्या कहा है बीएसपी चीफ मायावती ने, देखिए रिपोर्ट। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने धर्मगुरु रामभद्राचार्य के बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ साधु संत सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजियां करते हैं। उन्हें बाबा साहेब के अतुल्य योगदान के बारे में सही जानकारी नहीं है, इसलिए गलत बयानबाजी करने से अच्छा है कि वो चुप रहें। बाबा साहेब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं, उसे भी इनको अपनी जातिवादी द्वेष की भावना को त्याग कर जरूर समझना चाहिए। इन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि बाबा साहेब महान विद्वान व्यक्तित्व थे। इस मामले में कोई भी टीका टिप्पणी करने वाले साधु संत इनकी विद्वता के मामले में कुछ भी नहीं है, इसलिए इस बारे में भी कुछ कहने से पहले इनको जरूर बचना चाहिए। यही नेक सलाह। मायावती की यह टिप्पणी रामभद्राचार्य की टिप्पणी के एक दिन बाद सामने आई है। हालांकि इस पोस्ट में उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीते दिन रामभद्राचार्य ने एक इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर अंबेडकर पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर को संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं था, अगर उन्हें संस्कृत आती तो वो मनुस्मृति का अपमान नहीं करते। इस बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। बाबा साहेब पर रामभद्राचार्य की टिप्पणी से बवाल मचा हुआ है, तो बवाल इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर भी मचा हुआ है। एशिया कप में ये दोनों टीम 14 सितंबर को टकरा रही हैं। मैच भले ही दुबई में हो रहा है, लेकिन दंगल भारत में हो रहा है। देखेंगे रिपोर्ट। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर विवाद और बढ़ गया है। पहले से इस मैच को रद्द करने की मांग उठ रही थी, लेकिन अब जब 14 सितंबर को दोनों टीमें मैदान में उतरने की तैयारी में हैं, तो पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले कैप्टन शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या द्विवेदी का दर्द छलक पड़ा। उन्होंने कहा, बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है। इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती, शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। उन्होंने भारतीय क्रिकेटरों से भी सवाल किया कि वे क्यों पाकिस्तान की टीम के साथ खेलने के लिए तैयार हो गए। वहीं सरकार के वादों को याद दिलाते हुए उन्होंने आगे कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, लेकिन बीसीसीआई ने इसका भी रास्ता निकाल लिया। विपक्षी पार्टियां भी इस मैच पर सवाल उठा रही हैं और केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं। आम आदमी पार्टी, शिवसेना यूबीटी से लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने इसे शहीदों का अपमान बताया है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया है कि हर घर सिंदूर की तरह शिवसेना महिला कार्यकर्ता हर घर से सिंदूर इकट्ठा कर पीएम नरेंद्र मोदी को भेजेंगी। एक तरफ विपक्ष मोदी सरकार से इस मैच का बहिष्कार करने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये मैच खेलना मजबूरी है। पार्टी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। उनके बयान ने विपक्ष को एक और मौका दे दिया सरकार को घेरने का। शिवसेना यूबीटी ने सरकार के रवैये पर कहा कि हमारी माताओं और बहनों के माथे का कुमकुम यानी सिंदूर उजड़ रहा है, इसका दर्द सरकार के चेहरे पर दिखाई नहीं देता। ऐसे में भारत पाकिस्तान मैच इस बार कितने उत्साह के साथ देखा जाता है, सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है, ये देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
का झूठा, माफ कीजिए, सुबह का भूला मणिपुर वापस लौट आया है। जी हाँ, पीएम मोदी एक अच्छे बाद में, लोगों के याद करने के बाद में आज मणिपुर के दौरे पर निकल पड़े। वहाँ फिलहाल चुनाव तो होने नहीं वाले हैं, लेकिन इस दौरे का क्या बिहार चुनाव से कोई संबंध है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।